नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। हरियाणा डायरी में हम उन रिपोर्ट को आप तक पहुंचाते हैं जिसमें कई तरह के कार्य सरकार और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं और उन कार्यों की जानकारी हम देते हैं जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों करनाल के दौरे पर थे। राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री कलामपुरा और डबरी गांव में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनसे जनसंवाद किया। जनसंवाद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायतें भी रखी, जिसका निराकरण सीएम ने किया है। इसके अलावा अधिकारियों को इसके निराकरण के लिए निर्देशित भी किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल जिले के गांव कलामपुरा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष एवं महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब 1 माह के अंदर फैसला लेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा के सामुदायिक केंद्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। जन संवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने और काचवा से कलामपुरा तक सड़क का अगले 2 महीने में निर्माण करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। इसके अलावा राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने के साथ साथ तालाब का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। इसके अलावा सरपंच द्वारा रखी गई 19 मांगों का अध्ययन करने के बाद सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव कलामपुरा के विकास पर सरकार की ओर से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रविवार को मीटिंग करने के लिए जगह मुहैया करवानी होगी। आपको बताइए कि कल से मैं उन सब कार्यक्रमों में आया हूँ करनाल में। पहला कार्यक्रम कल रात्रि को हमारी पार्टी की मीटिंग थी, कोर ग्रुप की, रात को आपसे बात हो गई थी। प्रातःकाल राहगिरी का कार्यक्रम था। करनाल में पिछले कोविड के से पहले राहगिरी चलती थी, कोविड के कारण से कार्यक्रम शिथिल हो गया था और दोबारा से उसको शुरू किया। बहुत उत्साह था लोगों में। और उसके बाद 2 गाँव में मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में सुना भी है, अपनी बात भी बताई है, अपने जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी रखी हैं। हम उन सब डिमांड्स को एक-एक को उसको पढ़ करके जो भी काम उनके होने वाले हैं सब काम उनके किस तरीके की बड़ी डिमांड सर कोई ऐसी हर प्रकार की है। कहीं कोई खेलों के लिए है, एक जगह धर्मशाला की डिमांड आई थी, वो भी हमने उनको कहा कि आपकी जमीन है तो आपको धर्मशाला के लिए अनुदान जो है वो भी देंगे। कहीं तालाब को साफ करने की बात आई है। यहाँ जैसे एक स्कूल यहाँ पर है, उसको सरस्वती मॉडल स्कूल बनाने की मैंने घोषणा भी कर दी है। उसकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को भी रिनोवेट करना है, पुरानी हो गई है, उसको नया बनवाया जाएगा। ऐसे एक रास्ता है यहाँ से काचवा का रास्ता नहर के माइनर के साथ साथ बना हुआ है, वो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया कि उसका रास्ता बनवा देंगे। ऐसी छोटी छोटी पेटी डिमांड्स हैं, उन सबको हम करवाएंगे। सर यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है, हरियाणा की क्या राय है? हमने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस बात की ताकीद करता हूँ कि यूसीसी लागू होना चाहिए। नए सीजन की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के साथ संवाद करते हैं, तो नया सीजन कौन सा शुरू होने वाला है, क्या रहेगा उस सीजन? आपको भी पता, मुझे भी पता। ये सीजन जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है वो 3-3.5 साल के बाद वो सीजन जो आता है वो आपको पता है। उसमें सभी पार्टियों के लोग बाहर निकल करके आएंगे। हमने अपनी बात जो कहनी है वो कहेंगे। बाकी लोगों को अनाप शनाप जो करना है, जो पहले सत्ता में रहे वो भी आज पता नहीं समझ दिखाएंगे। जो आसपास के प्रांतों में जो कुछ कर रहे हैं, उनका जमीन पर कितना असर और कैसे लोग परेशान होते हैं, वो जनता को आज भी पता है। मुफ्त की जो चीज़ें घोषणा कर करके और लोगों के एक प्रकार से वोट को खरीदने की बात वो करते हैं। तो इस प्रकार का जनता की ज़मीर बहुत मजबूत होती है, ज़मीर पक्की होती है। वो ऐसे किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है।
जनता सच को सच, गलत को गलत ये कहने का था। जींद में नव संकल्प रैली हो रही है सर आज जेजेपी की। हो रही है तो सब करते ही हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए। बाहर नारे लगाया जा रहा है जो यमुनानगर में थर्मल प्लांट था कि वो हरियाणा से सिर्फ झारखंड में। देखिए, ये विषय राष्ट्रीय नीति के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रीय नीति आज से नहीं, बहुत पहले से है कि जितने भी नए प्लांट्स हैं वो पिट हेड पर बनाए जाएं, ताकि रेलवे का जो कोयले की जो लोडिंग अनलोडिंग खर्चे टैरिफ ये बचता है। और उसके लिए बहुत से प्रांतों को वहाँ पर माइंस अलॉट भी की गई हैं, पिट्स अलॉट की गई हैं। हमारे यहाँ की जो पिट अलॉट की गई थी वो नक्सलाइट एरिया था, वहाँ पर काम शुरू हो नहीं पाया। लेकिन हमारा जो विषय अलग है, यमुनानगर में जो बना रहे हैं ये कोई नई एडिशन की बजाय जो पानीपत के कुछ ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स जो टाइम पीरियड उनका समाप्त हो रहा है, उनकी सबकी एज होती है, तो जैसे 2026-2027 में कुछ समाप्त होंगे, उसकी जगह पर नए जो थर्मल प्लांट हैं वो लगाने की योजना है। हमारे पास यमुनानगर में जगह भी है, हमारे पास सब है, लेकिन फिर भी ये क्लियरेंस जो है CRC देती है। CRC जैसा क्लियरेंस देगी, अगर हमको क्लियरेंस मिल गया यहाँ लगाने का तो यहीं लगाएंगे, और उन्होंने क्लियरेंस अगर नहीं दी, क्योंकि पर्यावरण का मामला भी है, टैरिफ का मामला है, रेलवे के मामले हैं, आखिर बिजली हमको चाहिए, बिजली तो कहीं से भी देश से आ सकती है, उसमें उतना खर्च नहीं आता जितना रेलवे के टैरिफ के अपना कोयले के टैरिफ के कारण से उसका खर्चा बढ़ता है। तो सस्ती बिजली अगर लेनी है तो पिट हेड पर रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ लगाने के अपने हेतु हैं, यहाँ उसका अपना लाभ है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के हमारे पास पैसा जो है जमीन पर भी नहीं लगेगा, वहाँ शायद जमीन भी खरीदनी पड़ेगी। वैसे कुल मिलाकर के CRC के साथ प्लस माइनस करके जो निर्णय आएगा प्रवृत्ति को लेकर मामला सामने आया था। मैंने भी सुना है, जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। रास्ता काछवा से जो गांव में आता है टूटा पड़ा है, ठीक है, तो ये 2 महीने में सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान करो, बिल्डिंग तो बनी जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। जो सरस्वती मॉडल स्कूल जिसकी बात कर रहे हैं, और एक आम स्कूल होता है, आम स्कूल में तो सबकी फीस जो है माफ होती है, लेकिन सरस्वती मॉडल स्कूल में माफ होती है सिर्फ BPL की। BPL से ऊपर वाले जो होते हैं उनको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, पढ़ाई उसमें अच्छी होती है, CBSE के साथ जुड़ा होता है। बोलो, अगर थोड़ी थोड़ी फीस देने के लिए बच्चों के लिए तैयार हो तो हम सरस्वती मॉडल स्कूल करा देंगे, करा देंगे, ठीक है। चलिए, वो सरस्वती स्कूल जो है ना मॉडल स्कूल बना दिया। DO साहब लिख लो इसको। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा छोटा स्कूल है, वो उसकी बिल्डिंग बहुत जर्जर है। अच्छा, और वहाँ पे बच्चे बैठ नहीं सकते, टीचर बैठ नहीं सकते। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो और कर दो, ये गांव आपका ऋणी रहेगा। चलिए, उस स्कूल की बिल्डिंग भी मंजूर कर दी। DO साहब ये भी आप करो। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गांव में BSNL के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाए। आज के समय में 70 से 80% कार्य ऑनलाइन प्रणाली से किए जाते हैं, इसलिए गांव में इंटरनेट सेवा का होना जरूरी है। और करनाल पहला ऐसा जिला होगा जहां प्रत्येक गांव में BSNL की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने गांव कलामपुरा में बैंक खोलने की मांग पर बोलते हुए कहा कि जिस गांव में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा नहीं है, उस गांव में LTM के माध्यम से दूसरे बैंक की मोबाइल सेवा का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की समस्या को दूर करने के लिए वो स्वयं लोगों के बीच जा रहे हैं और जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक एक समस्या का समाधान करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दूरभाष या फिर SMS के जरिए फीडबैक भी दिया जा रहा है। प्रदेश में 2 अप्रैल से लेकर अब तक 5 जिलों में जन संवाद कार्यक्रम हो चुके हैं और प्रदेश में अगले जन संवाद कार्यक्रम 15 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। आज ही डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगा रहा हूँ कि शाम को बुलाएंगे BSNL को, और बुलाने के बाद जो गांव BSNL से नहीं जुड़े हैं पूरे जिले का हिसाब लेकर के, और सबसे पहले करनाल जिले के सब गांव BSNL से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल जिले के डबरी गांव में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के युवाओं द्वारा गांव में स्टेडियम न होने की बात पर गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के निकट कोई किसान पंचायती भूमि के बदले में जितना जल्दी 2 एकड़ जमीन दे देगा, उतनी जल्दी व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गाँव में पार्क में जिम बनाने और एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर ई-गवर्नेंस अपनाते हुए ऐसा सिस्टम बनाया है
जिससे अब लोगों को किसी भी कार्य के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब काम घर बैठे हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी बनने से अब 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही अपने आप बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है। इसके लिए किसी को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले पेंशन 1000 रूपए प्रति माह थी, जो आज बढ़कर 2750 रूपए हो गई है। जल्द ही इसमें और बढ़ोतरी होगी। मैं कह रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर होने के बाद तो पेंशन मिल ही जाती है, लेकिन 60 से नीचे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भी ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं करवाई, जो भी है, इनको भी कुछ पेंशन हो जाए। तो हमने ये तय किया है कि 45 साल से ऊपर 60 साल तक, वो 60 से ऊपर तो हो ही जाएगी, ऐसे 45 से 60 के बीच में जो अनमैरिड हैं पुरुष, महिलाएं भी देखेंगे उसमें कितनी हैं वो अलग है, लेकिन महिलाएं पुरुष दोनों देख करके अगले 1 महीने के अंदर हम कोई फैसला करेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ सहायता इनको की जाए। 1 महीने बाद इसकी मैं घोषणा करूंगा। ओल्ड एज पेंशन है 13 में 1000 थी, हम 2750 ले आए और अभी इसी अगले 6 महीने में 3000 पूरी कर देंगे। हमने वायदा 3000 का किया था और लगातार हर साल 200, 250, 200, 250 बढ़ा रहे हैं पिछले 10 साल से। आगे भी ऐसे ही रहेगा। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने लोगों से पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने के बारे में पूछा, तो एक युवा ने बताया कि अब नौकरियों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के 2 लड़के सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं। दोनों में से किसी को भी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन सुखी हो, इसी ध्येय के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। एक बुजुर्ग महिला ने पेंशन नहीं आने की समस्या बताई, तो मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही चेक करवाया और समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। एक अन्य महिला द्वारा राशन कार्ड कटने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उसका राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया। साथ ही उनके परिवार की आमदनी की जांच करने के भी निर्देश दिए। निस्संदेह ये एक बहुत ही अनूठा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें होती थी वो कच्चे कर्मचारियों को जब नौकरी पर लगाती थी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था, कोई मेरिट नहीं बनती थी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था, कब लगे, किसने लगाए, कैसे लगाया, कुछ नहीं पता चलता था। अब बिल्कुल पारदर्शिता आ चुकी है और इस पर पारदर्शिता के लिए हमारी वर्तमान हरियाणा सरकार बिल्कुल निस्संदेह धन्यवाद की पात्र है हम आम जनता की तरफ से कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल शुरू की और इसमें निस्संदेह आगे से आगे सुधार होता दिख रहा है, जो हम टीवी पे अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं। नमस्कार सीएम साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं गांव में। अच्छा, अच्छी बात जो इस सरकार में हुई है, पहले लगभग सब गांव में 12 से 13 फुट की सड़कें थी पूरे हरियाणा में। अभी सड़कें 18 से 19 फुट की लगभग ज़्यादातर गांव में हो चुकी हैं पूरे हरियाणा में। और एक बिजली गांव में 10 या 12, 13 घंटे आती थी और लोग गांव के काम करते थे, रात में सो नहीं पाते थे। आज लगभग 5500 के आसपास गांव ऐसे हैं जिनमें पूरी बिजली व्यवस्था आपने जो 24 आवर की है सर। और एक जैसे फॉरेन में यूरोप साइड में लोग जीतते हैं, उसके हिसाब से आपका बहुत बढ़िया काम है सर ये। और तीसरा क्या है, नौकरी के लिए लोग कभी किसी को 2 लाख, कभी किसी को कुछ पैसे, कुछ ऐसे देते थे। आज आपकी सरकार में ये है, कोई गरीब आदमी हो या कुछ हो, उसको किसी के बारे में जाना नहीं है, उसको सिर्फ क्या है, पढ़ना है और तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद उसको कंप्यूटर से नौकरी मिलती है, किसी के बारे में जाने से नौकरी नहीं मिलती है। और ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है सर हमारे लिए। और हरियाणा का ये जो उपलब्धि है, पूरे भारत में लोग, जैसे मैं जॉब करता हूँ सर नोएडा, 10 साल हो गए, मैं प्राइवेट बीटेक सिविल हूँ, तो हमको बाहर कोई तमिलनाडु का, कोई केरल का, कोई बंगाल का ऐसे मिलते हैं, वो आज वहीं फंसे हुए हैं जहाँ हम लगभग उनसे 10 साल आगे आ गए हैं। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, ऐसे ही सर आप पूरे हरियाणा का ध्यान रखें, गांव का ध्यान रखें, ताकि और आगे बढ़े। कौशल रोजगार के माध्यम से जो गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है जी, ये एक बहुत अच्छी पहल करी आपने जी। इससे गरीब आदमी को जिसकी इनकम 81 से या 1 लाख से कम है, उसको रोजगार मिलता है जी, उसकी रोजी रोटी चल जाती है 15,000 में। ये काम आपने बहुत अच्छा किया जी। गरीब आदमी की ना तो कोई जान पहचान होती थी राजनीतिक, ना ही उसके पास पैसे होते थे, वो रोजगार लगी ही नहीं पाता था डीसी रेट का।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल जिले के डबरी गांव में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के युवाओं द्वारा गांव में स्टेडियम न होने की बात पर गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब हरियाणा सरकार अविवाहित और कुंवारों के लिए पेंशन का जल्द ऐलान करने जा रही है। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारों को बड़ी राहत दी है। दरअसल हरियाणा में जल्द ही कुंवारों को पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने ये फैसला लिया है। इसका फायदा 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को मिलेगा। हालांकि पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम होगी। सीएम ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1.25 लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं सीएम के इस बारे में अफसरों से मीटिंग हो गई है। 1 महीने के भीतर हरियाणा सरकार इस स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। आपको बता दें, हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों व किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके साथ ही सरकार सिर्फ बेटियों वाले माता पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 2,750 रुपए देती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 2,750 रुपए पेंशन दे सकती है। हरियाणा में कुंवारों के लिए पेंशन शुरू करने को यहाँ के बिगड़े लिंग अनुपात से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो पहले काफी खराब रहा है। हालांकि पिछले 10 सालों में हरियाणा के लिंग अनुपात में 38 अंकों का सुधार आ चुका है। साल 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात 879 था, लेकिन अब 2023 में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की गिनती बढ़कर 917 हो गई है। वहीं 2020 में ये बात सामने आई थी कि हरियाणा में 1,35,000 लड़कियां जो अब उम्रदराज हो चुकी हैं, वो ऐसी है जो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से खरीद कर लाई गई थी। वहीं कुछ लड़कियां सीधे खरीदी गई तो कुछ दिल्ली के रास्ते हरियाणा पहुंची। पिछले 3 सालों से पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे कुछ ही मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। हरियाणा में अविवाहितों के साथ ही गरीब विधुर को पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। हर राज्य में पति की मौत के बाद पत्नी को विधवा पेंशन के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। इस राशि के जरिए वो सम्मान से रह सकती है। इसलिए पुरुषों को भी सरकार विधुर पेंशन देने पर विचार कर रही है। मैं कह रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर होने के बाद तो पेंशन मिली जाती है, लेकिन 60 से नीचे उनको पेंशन नहीं मिलती। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भी ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं करवाई, जो भी है, इनको भी कुछ पेंशन हो जाए। तो हमने ये तय किया है कि 45 साल से ऊपर 60 साल तक, वो 60 से ऊपर तो हो ही जाएगी, ऐसे 45 से 60 के बीच में जो अनमैरिड हैं पुरुष, महिलाएं भी देखेंगे उसमें कितनी हैं वो अलग है, लेकिन महिलाएं पुरुष दोनों देख करके अगले 1 महीने के अंदर कोई फैसला करेंगे, इनका भी कुछ ना कुछ सहायता इनको की जाए। 1 महीने बाद इसकी मैं घोषणा करूंगा। आपको बता दें, पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल ने और भी पेंशन को लेकर ऐलान किया था ताकि हर वर्ग को लाभ मिल सके। सीएम मनोहर लाल की मंशा है कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। इस उद्देश्य से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 55 लाइलाज बीमारी के लिए सीएम मनोहर लाल ने पेंशन का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा पद्मश्री अवार्डियों के लिए भी सीएम मनोहर लाल ने पेंशन का ऐलान किया था। नहीं, मैं घोषणा और कर रहा हूँ। मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया, बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2,250 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3,000 पेशेंट है, कैंसर स्टेज
3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं। और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है, तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं, ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। एक आज के समय पर मैं आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूं, उसकी घोषणा करना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों पद्मश्री, पद्म विभूषण, उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे, पद्म श्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं, तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर, अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। और मैं समझता हूं न केवल अंबाला के लोग इससे लाभान्वित होंगे, बल्कि आसपास के प्रदेश, क्यों कैंसर का जैसे मैंने बताया भटिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी इसी प्रकार की जरूरत होगी, तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगे तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट जिसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं। इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये इस अस्पताल में आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। लेकिन ऐसे बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए लोग बाग आसपास प्रदेशों से आए, अंबाला जिले के हों, चंडीगढ़ के हों, कहीं के हों, आखिर बीमारी जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती कि किस सीमा का आदमी वहां आएगा, किसका नहीं आएगा। सबका साथ सबका विकास के आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम कर रहे हैं और इसके लिए प्रशासन को भी निर्देशित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि हर वर्ग खुशी से रहे, प्रदेश में खुशहाल रहे और प्रदेश में खुशहाली आए, जिसके तहत ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग भी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। और इस दौरान अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो समय समय पर जनसंवाद कर लोगों से फीडबैक लेते नजर आते हैं ताकि इसे ठीक किया जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री जनसंवाद भी कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।